नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, रुकिए, आज की खबर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां से एक गलत फैसला, एक गलत कदम, एक गलत बयान पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध में ढकेल सकता है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मॉस्को के क्रेमलिन में एक ऐसा इंसान बैठा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति को अपनी उंगलियों पर रखा है और जो दशकों से पश्चिम को यह चेतावनी देता आया है कि अगर रूस की सीमाओं के साथ यह खिलवाड़ जारी रहा तो नतीजा वो होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया के नामफो बंदरगाह से लेकर के मॉस्को के क्रेमलिन तक एक ऐसा तूफान आकर खड़ा है जो अमेरिका और नाटो की नींव हिला देगा। दर्शकों, आज की रात, यह रात शायद उस बड़े बदलाव की आखिरी रात हो जब दुनिया अभी शांत दिख रही है, क्योंकि पुतिन ने जो फैसला किया है और जो ऐलान होने वाला है वो सुनकर यूरोप कांपेगा, नाटो हिलेगा और अमेरिका को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आज हम आपको वो सब बताएंगे जो बाकी चैनल नहीं बताती और जो दुनिया की सरकारें अपनी जनता से दूर रखना चाहती हैं। दर्शकों, पश्चिम की वो तथाकथित विशेषज्ञ जो हर हफ्ते टीवी पर आकर कहते थे रूस हार रहा है, पुतिन टूट रहे हैं, बस कुछ महीने और, आज उनके पास क्या जवाब है? ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने खुद माना है कि 2026 में रूस का क्षेत्रफल हासिल करने की रफ्तार धीमी हुई है। यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा है, रिफाइनरियां जला रहा है, रसद काट रहा है और पश्चिमी मीडिया इसे टाइट टर्निंग बता रहा है, कह रहा है कि हवा का रुख बदल गया है। लेकिन दर्शकों, यह आधी तस्वीर है। पूरी तस्वीर यह है कि रूस ने अभी भी यूक्रेन के 4 बड़े क्षेत्रों पर कब्जा जमाए रखा है। पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा का दावा किया है, जेलेंस्की ट्रंप को फोन कर रहे हैं, नाटो सम्मेलन हो रहा है और इन सबके बीच पुतिन मॉस्को में बैठकर वो खेल खेल रहे हैं जो दुनिया को अभी भी दिख नहीं रहा, लेकिन जब दिखेगा तब बहुत देर हो जाएगी। आज हम आपको वो पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो पश्चिम छुपाता है, जो नाटो नहीं बताता और जो पुतिन चाहते हैं कि दुनिया समझे। पहले उस खबर से शुरू करते हैं जो पश्चिमी मीडिया ने बड़े जोश के साथ चलाई और जिसे वो रूस की हार का सबूत बता रहे हैं। ISW के आंकड़े कहते हैं कि 2026 के पहले 6 महीने में रूस का नेट टेरिटोरियल गेन सिर्फ 97 वर्ग किलोमीटर रहा। 2025 के पहले 6 महीने में यह 2190 वर्ग किलोमीटर था। जून 2026 में रूस का रोजाना का एडवांस घटकर 1.03 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन रह गया, जबकि 2025 में यह 16.6 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन था। और जेलेंस्की ने कहा कि रूस को डोनेट्स्क का बचा हुआ 20% हिस्सा हासिल करने में मौजूदा रफ्तार से 5150 दिन यानी 14 साल लगेंगे। पश्चिमी मीडिया इन आंकड़ों को लेकर उछल रहा है, लेकिन दर्शकों, यह एक बेहद जरूरी सवाल, अगर रूस कमजोर है, अगर रूस की रफ्तार इतनी धीमी हो गई है तो फिर ट्रंप को रूस से बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर यूक्रेन जीत रहा है तो जेलेंस्की ट्रंप को फोन करके युद्ध खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? जो जीत रहा होता है वो बातचीत तो नहीं करता यार, वो जीत कर शर्तें तय करता है। दर्शकों, अब वो असली खबर सुनिए जो इन आंकड़े के पीछे छुपी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को दावा किया कि उसने यूक्रेन शहर पर कब्जा कर लिया है और उसने एक 6 घंटे के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है ताकि यूक्रेन के गिरे हुए सैनिकों के शव वापस किए जा सके।
यूक्रेन ने इनकार किया। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, यह रूस का झूठ है। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो बेहद दिलचस्प है। अगर कोस्त्यानिकविका सच में रूस के कब्जे में होता है तो शायद पुतिन को वहां मुझसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने तुरंत जवाब दिया कि यह जो जगह हमने कब्जा किया है यह रूस का हिस्सा है और मॉस्को में जेलेंस्की से मिलने का निमंत्रण अभी भी खुला है। दर्शकों, यह शब्दों की लड़ाई नहीं है, यह जमीन की लड़ाई है। और जमीन पर जो हो रहा है वो पश्चिमी मीडिया के आंकड़े से बहुत अलग है। दर्शकों, रूस की कमजोरी की बात करते करते पश्चिम एक बड़ी और खतरनाक बात भूल जाता है। रूस की हताहत संख्या। CSIS का अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के करीब 14 लाख सैनिक घायल या मर गए हैं। और यूक्रेन का अपना अनुमान है कि सिर्फ जून 2026 में रूस को 39,490 हताहत हुए। दर्शकों, यह आंकड़ा सुनकर पश्चिम कहता है, देखो रूस कितना कमजोर हो गया है। लेकिन इसी आंकड़े को उलट कर देखिए, रूस के पास 14 करोड़ की आबादी है। रूस हर महीने 24 से 30 हजार सैनिक भर्ती करता है। रूस का रक्षा उद्योग युद्धकालीन गति से चल रहा है और रूस इन सब नुकसानों के बावजूद यूक्रेन के 4 बड़े क्षेत्रों पर अभी भी काबिज है। यह कमजोरी नहीं है दर्शकों, यह वो ताकत है जो तकलीफ उठाकर भी नहीं रुकती, नहीं झुकती और नहीं टूटती। और दर्शकों, ISW खुद कह रहा है कि रूस के टेरिटोरियल गेन कोलैप्स हुए हैं, लेकिन साथ में यह भी मान रहा है कि जो शहर उसने कब्जा किया है वो बड़ी है। 1298 हताहत प्रति वर्ग किलोमीटर जून 2026 में, जो जून 2025 में जो 68 प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी यूक्रेन को 1 वर्ग किलोमीटर छुड़वाने के लिए रूस को 1298 जानें देनी पड़ रही है। लेकिन दर्शकों, यहां एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे नैरेटिव को उलट देता है। अगर रूस की कैजुअलिटी इतनी ज्यादा है, अगर रूस का एडवांस इतना धीमा है, तो क्या पुतिन यह देखकर बैठे रहेंगे? क्या वो यूं ही मान लेंगे कि यूक्रेन जीत रहा है? दर्शकों, इतिहास में जब भी रूस को दीवार से लगाया गया, रूस ने सबसे खतरनाक पलटवार किया है और आज पुतिन उसी मोड़ पर खड़े हैं। अब बात करते हैं उस फोन कॉल की जो शनिवार को हुई और जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ट्रंप ने पुतिन से करीब 90 मिनट तक फोन पर बात की, नाटो सम्मेलन से पहले युद्ध पर चर्चा के लिए। क्रेमलिन के सहयोगी यूरू ने बताया कि ट्रंप ने पुतिन को युद्ध का समाधान खोजने में मदद करने की पेशकश की और जेलेंस्की ने यह भी ट्रंप से बात की और कहा कि उन्होंने 1200 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर चर्चा की। और जेलेंस्की ने लिखा, इस युद्ध को खत्म करने का एक वास्तविक अवसर है। दर्शकों, यह वाक्य बहुत कुछ बोल रहा है। जेलेंस्की जो 3 साल से कह रहे थे, हम जीतेंगे, हम नहीं रुकेंगे, और अब युद्ध खत्म करने के अवसर की बात कर रहे हैं। यह बदलाव क्यों आया? क्योंकि जमीन पर यूक्रेन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी पश्चिमी मीडिया दिखाता है। और दर्शकों, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने जो बात कही वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा, युद्ध क्षेत्र पिछले कुछ महीने में साफ तौर पर जम रहा है और न तो कोई बड़ी प्रगति कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा, राष्ट्रपति को इस युद्ध को रोकने की तत्काल जरूरत महसूस हो रही है। दर्शकों, यह अमेरिका के अपने अधिकारी का बयान है। तत्काल जरूरत जम गया है, यानी अमेरिका खुद मान रहा है कि यह युद्ध एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां न यूक्रेन जीत रहा है न रूस हार रहा है, और इस गतिरोध को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है बातचीत। लेकिन बातचीत पुतिन की शर्तों पर होगी, क्योंकि जमीन पर रूस के पास वो 4 क्षेत्र हैं और जब जमीन आपके पास हो तो शर्तें आप तय करते हैं। दर्शकों, अब वो खबर सुनिए जो इस पूरी कहानी को एक नई और भयावह दिशा में ले जाती है। यूक्रेन ने लॉजिस्टिकल लॉकडाउन की रणनीति अपनाई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो ने इससे यही नाम दिया,
यानी रूस की रसद काटो, तेल रिफाइनरियां जलाओ, गोदाम तबाह करो, पुल उड़ाओ, रसद काफिले नष्ट करो। और 25 जून को जेलेंस्की ने आक्रामक देश के खिलाफ 40 दिन के मध्यम और लंबी दूरी के हमले का अभियान शुरू किया। मई में 210 हमले, जून में 310 हमले हुए। दर्शकों, यह रणनीति काम कर रही है। यह सच है, रूस की रफ्तार धीमी हुई है, यह भी सच है। लेकिन यहां एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यूक्रेन और पश्चिम के पास नहीं है। जब किसी देश की रसद काटी जाती है, जब उसकी रिफाइनरियां जलाई जाती है, जब उसके शहरों पर हमले होते हैं, तो वो देश क्या करता है? और या तो झुकता है या सबसे खतरनाक हथियार उठाता है। और रूस कभी झुका नहीं है। दर्शकों, पुतिन ने एक बार नहीं, बार बार दुनिया को याद दिलाया है कि रूस एक परमाणु शक्ति है। और रूस का परमाणु सिद्धांत, जिसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो साफ कहता है कि अगर रूस के अस्तित्व को खतरा हुआ, अगर रूस की जमीन पर पश्चिमी हथियारों से हमला हुआ, अगर रूस की परमाणु क्षमता को निशाना बनाया गया, तो रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का अधिकार रखता है। यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया। रूस के भीतरी इलाकों में तेल रिफाइनरियां जलाई गई। रूस के शहरों में ड्रोन हमले हुए। और यह सब पश्चिम के हथियारों से हो रहा है। तो वो सवाल पूछिए जो कोई नहीं पूछता, क्या यूक्रेन और पश्चिमी रूस के परमाणु सिद्धांत की उस लाल रेखा के करीब पहुंच रहे हैं जिसे पार करने के बाद पुतिन के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है? और दर्शकों, पुतिन की मनोस्थिति समझिए, और यह समझना बेहद जरूरी है। पुतिन एक ऐसे नेता हैं जिनकी पूरी राजनीतिक पहचान इस बात पर टिकी है कि वो कभी भी नहीं झुकते। 14 लाख रूसी सैनिक घायल या मरे और पुतिन रुके नहीं। सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध और पुतिन टूटे नहीं। पूरा पश्चिम एकजुट और पुतिन घबराए नहीं। दर्शकों, एक ऐसा नेता के बारे में सोचिए जिसने इतना सब झेला और अब उसकी रसद काटी जा रही है, उसकी शहर पर हमले हो रहे हैं, उसके मॉस्को के पास सैटेलाइट सेंटर पर हमला हुआ। क्या एक ऐसा नेता बैठकर देखता रहेगा, या वो हथियार उठाएगा जो उनके पास है और जिसे उठाने के बाद दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा? दर्शकों, नाटो का सम्मेलन अंकारा में हो रहा है और ट्रंप वहां जेलेंस्की से मिलेंगे युद्ध कैसे खत्म करें पर बात करने के लिए। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, युद्ध क्षेत्र जम गया है, नाटो के अंदर दरारें हैं, यूरोपीय देश थके हुए हैं, पैसा खर्च हो रहा है, जनता सवाल पूछ रही है और इसी कमजोरी का पुतिन पूरी फायदा उठा रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि जितना ज्यादा यह युद्ध खींचेगा, नाटो उतना ज्यादा बटेगा, यूरोप उतना ज्यादा थकेगा और अमेरिका उतना ज्यादा दबाव महसूस करेगा। यह पुतिन की रणनीति है, थकाओ, बांटो और अपनी शर्तों पर समझौता करो। और आज यह रणनीति काम कर रही है। दर्शकों, यूक्रेन की लॉजिस्टिकल लॉकडाउन रणनीति के बारे में एक और बात समझिए। हां, यूक्रेन रूस की रसद काट रहा है। हां, रिफाइनरियों में आग लग रही है। हां, रूस की रफ्तार धीमी हुई है। लेकिन दर्शकों, इस रणनीति की अपनी सीमाएं हैं। पहली बात, रूस का भूगोल बहुत बड़ा है। एक रिफाइनरी जली तो दूसरी काम करती है, एक गोदाम तबाह हुआ तो दूसरी जगह से रसद आती है। रूस उतना नाजुक नहीं है जितना यूक्रेन सोच रहा है। दूसरी बात, जितना ज्यादा यूक्रेन रूस के अंदर हमले करेगा, उतना ज्यादा पुतिन को जनता का समर्थन मिलेगा। हम पर हमला हो रहा है, यह नैरेटिव पुतिन को घरेलू राजनीति में और मजबूत करता है। और तीसरी और सबसे डरावनी बात, यह रणनीति पुतिन को उस कगार तक धकेल रही है जहां से सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो रास्ता परमाणु है। दर्शकों, जेलेंस्की ने एक बयान दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा, अगर पुतिन और 10 लाख सैनिक इस दीवार से लड़ने भेजना चाहते हैं तो वो 10 लाख रूसी जो अभी तक सेना में नहीं गए और गैस के लिए कतार में खड़े हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। दर्शकों, यह बयान
जेलेंस्की की रणनीति को उजागर करता है और रूस की जनता को डराना चाहता है, अंदर से विद्रोह पैदा करना चाहता है। लेकिन यह रणनीति बेहद खतरनाक है, क्योंकि पुतिन एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि अगर रूस की जनता में डर फैला तो वो एक ऐसा कदम उठाएंगे जो सबको याद दिला देगा कि रूस अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, और वो एक कदम पूरी दुनिया को बदल देगा। दर्शकों, नाटो के बारे में बात करते हैं और उस दरार के बारे में जो इस युद्ध ने पैदा की है। ट्रंप ने खुद नाटो सहयोगियों को निराशाजनक बताया था। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी सबका नाम लेकर आलोचना की थी। और अब नाटो का सम्मेलन अंकारा में हो रहा है, जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाटो यूक्रेन और समर्थन देगा या नहीं। दर्शकों, नाटो अंदर से बटा हुआ है, यूरोप की जनता थकी हुई है, पैसा खर्च हो रहा है और एक ऐसा युद्ध जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। यही वो कमजोरी है जिसे पुतिन बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और पुतिन की रणनीति है नाटो को इतना थकाओ, इतना बांटो कि वो खुद कहने लगे बातचीत करो। और आज वो पल आ गया है, ट्रंप बातचीत करने निकल पड़े। दर्शकों, अब वो सच्चाई, डरावनी और सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस के परमाणु हथियार की असली ताकत। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, करीब 6000 परमाणु वॉरहेड। अमेरिका के पास करीब 5500 है और रूस के पास SARMAT, जिसे SATAN-2 भी कहते हैं, जो एक ऐसी ICBM है जो अमेरिका को किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। एडवांस्ड हाइपोसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है, और समुद्री परमाणु टॉर्पीडो, जो समुद्र तट के शहरों को रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबो सकता है। दर्शकों, यह हथियार सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह उस वक्त के लिए है जब पुतिन को लगे कि अब और कोई रास्ता नहीं है, और जितना ज़्यादा यूक्रेन और पश्चिमी रूस को उस कगार तक धकेलते हैं, उतना ज़्यादा वो वक्त करीब आता है। दर्शकों, यूरोप की हालत देखिए और सच में डर लगता है। यूरोप के हर देश में ऊर्जा संकट है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता है, ब्रिटेन अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, और नाटो के सदस्य देशों की जनता सवाल पूछ रही है, यह युद्ध हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। अगर परमाणु हथियार यूरोप की जमीन पर इस्तेमाल हों, जो कि पुतिन के पास विकल्प के रूप में मौजूद है, तो यूरोप में जो तबाही होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक परमाणु बम एक पूरे शहर को राख कर सकता है, और रूस के पास 6000 वॉरहेड हैं। दर्शकों, यूरोप इस हकीकत से आंखें मूंद रहा है, और पुतिन इसी आंख मूंदने का फायदा उठा रहे हैं। दर्शकों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए और एक सवाल का जवाब खोजिए, क्या पुतिन वाकई हार रहे हैं? एक तरफ रूस का एडवांस धीमा हुआ है, हताहत बढ़ी है, रसद कट रही है, दूसरी तरफ रूस अभी भी यूक्रेन के 4 बड़े क्षेत्रों पर काबिज है। रूस की सेना रुकी नहीं है, ट्रंप बातचीत के लिए निकल पड़े, नाटो बटा हुआ है, और पुतिन के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है जिन्हें इस्तेमाल करने का उन्हें अधिकार है। अगर रूस के अस्तित्व को खतरा हो, दर्शकों, एक मुहावरा याद आता है, जब सिंह घायल होता है तो वो जंगल का सबसे खतरनाक जानवर बन जाता है, और पुतिन आज उसी मोड़ पर हैं, घायल नहीं लेकिन दबाव में, और दबाव में पुतिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यह इतिहास ने बार बार साबित किया है। दर्शकों, इस युद्ध की पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जो शायद सबसे निर्णायक होगा। नाटो का सम्मेलन अंकारा में है और ट्रंप जेलेंस्की से मिलेंगे, पुतिन का जवाब आएगा, और उस एक जवाब में दुनिया का अगला अध्याय लिखा जाएगा। और पुतिन ने तय कर लिया है कि पश्चिम ने लाल रेखा पार कर ली है, तो वो कदम उठाएंगे जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। और यूरोप, जो अभी नाटो सम्मेलन में बैठकर रणनीति बना रहा है, उसे याद रखना चाहिए कि जब परमाणु बम गिरता है
तो वो रणनीतियां और बैठकें सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। फिलहाल हमारे इस आज के खास विश्लेषण में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन परमाणु का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।